अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 14 हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने पढ़ना इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। द फिनोमिनन ऑफ अपेयरेंस ऑफ ऑपोजिट चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ मटेरियल सब्जेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसके एक एंड पर पॉजिटिव है वो चार्ज अपीयर हो जाता है, दूसरे एंड पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो उसको हम उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन चार्जेस आर कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्जेस। ये आपका एमसीक्यू आ सकता है क्योंकि यहाँ पर हम खुद चार्जेस को इंड्यूस करवाती हैं। पहले यहाँ पर इस एंड पर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, लेकिन हम खुद यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करवाती हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए यहाँ पर जो इस प्लेट इस एंड पर जो पॉजिटिव चार्जेस आई हैं इनको हम क्या बोलेंगे? इंड्यूस चार्जेस बोलेंगे। और आप देख सकते हैं डाइपोल बन गया, एक ये एंड बन गया है, इस एंड पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसको पोल भी बोलते हैं। और एक ये पोल बन गया, ये पॉजिटिव पोल बन गया। तो यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दो पोल्स बन गए, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। तो डाई का मतलब क्या होता है? दो। तो यहाँ पर दो पोल्स क्रिएट हो गए बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। टाइप्स ऑफ डाइपोल। परमानेंट डाइपोल, उसकी एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। और टेम्परेरी है प्लास्टिक। टेम्परेरी वो होगी जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तब उसके पोल्स क्रिएट हो जाएंगे, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड रिमूव करेंगे तो पोल्स गायब हो जाएंगे। परमानेंट में ये होता है कि पोल्स कभी भी गायब नहीं होंगे, क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये आयनिक कंपाउंड होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव एंड हो गया, ये नेगेटिव एंड हो गया। तो ये हमेशा पॉजिटिव एंड रहेगा, ये हमेशा नेगेटिव एंड रहेगा, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो या ना हो। तो इसलिए यहाँ पर परमानेंट डाइपोल्स हैं। तो ये इनको हम बोलते हैं पोलर सब्सटेंसेस। और ये हमारे क्या होते हैं? नॉन पोलर सब्सटेंसेस। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब ये क्या बन जाती हैं? पोलर बन जाती हैं, तब इनके पोल्स क्रिएट हो जाते हैं। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती हैं परमानेंट डाइपोल, जब आप उनको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो एक्सटर्नल एक्सपीरियंस ऑफ टार्क, तो वो टार्क को एक्सपीरियंस करते हैं, वो रोटेट कर जाते हैं। तो नेट फोर्स उस पर जीरो होगी। यहाँ पर भी क्या होता है? यहाँ पर भी टार्क को एक्सपीरियंस करेंगे लेकिन नेट फोर्स जीरो नहीं होगी। ये दोनों आपके एमसीक्यू आ सकते हैं। जब आप परमानेंट डाइपोल्स को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो नेट फोर्स जीरो, नॉन यूनिफॉर्म रखेंगे तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगी। और टार्क क्या, और डाइपोल क्या करेगा? टार्क को एक्सपीरियंस करेगा। डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन पोलर इंसुलेटर। तो ये इंसुलेटर होती हैं, नॉन पोलर होती है, इनके पोल्स क्रिएट नहीं होते। पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक्स प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड। अब देखिए यहाँ पर ये एग्जांपल ले लें कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमने एक्सटर्नल अप्लाई किया हुआ, वो कैसे अप्लाई हो गया? अप टॉप से बॉटम। यहाँ पर जो पोल्स क्रिएट हो गया तो इसका अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वो बॉटम टू टॉप होगा। तो अब देख लें कि जो एक्सटर्नल इंटरनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रहा है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि जब आप, यही वजह है कि जब आप मीडियम को प्लेस करती हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में तो वहां पर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो मीडियम का जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो उसको अपोज करता है। अफशीन, क्या इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं इंसुलेटर में? इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते। अब देखिए यहाँ पर ना, पहले इसकी जो शेप थी ना वो इस तरह की थी, ठीक है? ये हमारा ना, तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव बिखरे हुए थे, ठीक है? ऐसे रैंडम बिखरे हुए थे। तो जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा? सारे नेगेटिव चार्ज को ऊपर खींच लेगा। तो यहाँ पर अब्सेंस ऑफ द चार्जेस हो जाएगी। तो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर दो पोल्स क्रिएट हो जाती हैं। ऊपर वाला जो एंड है वहां पर सारा जो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और जो नीचे वाला पोल है वहां पर सारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर पोल्स क्रिएट हो गए। यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते फिर क्या होना था? सारे के सारे जो है ना, जैसे कि मेटल्स होती है, क्योंकि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर आप मेटल को प्लेस करें इलेक्ट्रिक फील्ड में, अब देखिए यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो और जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना, ये सारा क्या होगा? यहाँ पर सारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है? अब ये बात आपने की है
फ्री इलेक्ट्रॉन्स और नॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। अगर मैं यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों मेटल के अंदर जैसे होती हैं, तो जितना आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना है उतने, क्योंकि आप देखें मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स का समंदर होता है, ठीक है। तो जितना आपने इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर अप्लाई किया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, उतने नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर वो खींच चलेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज को अपीयर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस की डेफिशिएंसी हो गई है। तो जितना आप एक्सटर्नल अप्लाई करेंगे इस डायरेक्शन में, उतना ही इंटरनल अप्लाई हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हमेशा जीरो होगा। यहाँ पर अगर आपने जितना मर्जी आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, हमेशा उसके जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, और जो एक्सटर्नल वो आपको हमेशा जीरो मिलेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास एबिलिटी मौजूद है, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे क्या करेंगे, वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, वो इस एटम को छोड़ नहीं सकते, उन्होंने इस मटेरियल के अंदर ही रहना है। तो इसलिए यहाँ पर जो सारा नेगेटिव चार्ज ऊपर चला जाता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलता है, कितना मिलता है, सिग्मा डिवाइडेड बाय के ई। लेकिन यहाँ पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा। अगर आपने पहले आपने 10 आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था न्यूटन पर कूलम पर, फिर आपने क्या कर दिया, आपने 20 कर दिया, इंटरनल भी 20 हो जाएगा, क्योंकि उसके पास तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। जितना आप अप्लाई करोगे उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को भेज देगा, तो आपके इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी उतने उस हिसाब से 20 हो जाएगा। अगर आप 30 करो तो इंटरनल भी 30 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये सिचुएशन ही होती है, अगर आपने 30 की है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, तो मे भी इंटरनल 20 हो 10 हो, तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मिलेगा। क्लियर है अफशीन? डाइलेक्ट्रिक जब हम कैपेसिटर में रखते हैं तो क्या प्लेट्स के साथ टच होगा? अब ये जो फारूक है, ये मैंने ना जो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भेजी है ना, वो आई थिंक आपने सुने नहीं है, तो वहां पर मैंने ये सारे जो केसेस है ना वहां पर हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो क्योंकि आप देखें हमने आगे भी जाना है, 102 स्लाइड्स हमारी हुई है और लेक्चर नंबर 13 है, तो इसलिए काइंडली आप जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो आप सुन लिया करें, ताकि जो चीज़ें हमारी वो मतलब पहले डिस्कस हो गई हैं तो वो फिर हम दोबारा उनको डिस्कस ना करें, हम मजीद नई चीज़ों को जाएं। अगर आपको समझ नहीं लगती फिर आप वो डिस्कस कर लें, ठीक है। वहां पर मैंने सारे सवालों के जवाब दिए हुए हैं कि अगर कंडक्टर को आप प्लेस करें फिर क्या होगा, अगर आप एक प्लेट यूज कर लें फिर क्या होगा, अगर आपने 1.5 प्लेट यूज कर लें फिर क्या होगा, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो मीडियम इंसुलेटर प्लेस करते हैं अगर आप उनके दरमियान गैप छोड़ देती हैं तो फिर क्या होगा। तो वो सारी बातें हमने वहां पर डिस्कस की हुई हैं। ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि आप जो मीडियम रखते हैं ना, मैं यहाँ पर बताता हूँ। अब देखिए डिफरेंट सिचुएशंस हैं। पहली बात यह कि आप सिंगल प्लेट यूज कर लें, जैसे यहाँ ये मुझे याद आ गया, ये ग्रुप में मैसेज किया था किसी ने कि सर अगर हम सिंगल प्लेट को यूज कर लें फॉर स्टोरिंग ऑफ चार्जेस। अब देखिए जब हम सिंगल, वो मैं यहाँ पर जवाब दे देता हूँ, अगर हम सिंगल प्लेट को यूज करते हैं तो उसकी सिचुएशन ये होगी ना, क्योंकि बैटरी तो आपने अप्लाई करनी करनी है, तो ये तो क्लोज सर्किट नहीं बन जाता। तो जब यहाँ पर क्लोज सर्किट बन जाएगा तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन्स ने क्या करना शुरू कर देना है, इलेक्ट्रॉन्स ने फ्लो करना शुरू कर देना है। तो ये तो कैपेसिटर रहेगा ही नहीं, कैपेसिटर का वजूद ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये तो क्लोज सर्किट बन गया। तो यार लिहाजा यहाँ पर कैपेसिटर डेवलप नहीं होगा। कैपेसिटर बनाने के लिए आपको 2 प्लेटों का होना जरूरी है। अब ये भी सवाल इंटरव्यू में पूछती हैं, अगर ये एक प्लेट है ना, जो दूसरी प्लेट है वो मैं इतनी ले लूँ तो फिर क्या होगा चार्ज स्टोर करने पे, ठीक है। अगर मैं 2 प्लेटों का साइज सेम है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जो मीडियम प्लेस किया है वो मैंने इस तरह प्लेस कर दिया कि कोई भी उनके दरमियान जो गैप है वो मौजूद ना हो, तो फिर क्या होगा, अगर मैं मीडियम प्लेस करता हूँ उसके अंदर मैं गैप रखता हूँ इस तरह मैं मेरे जो इन वो डाइलेक्ट्रिक में इस तरह प्लेस करता हूँ, तो फिर क्या होगा, अगर मैं कंडक्टर यहाँ पर रख देता हूँ तो फिर क्या होगा। ये सारे सवालों के जवाब उस रिकॉर्डेड लेक्चर में मौजूद है, वहां पर हमारी अच्छी खासी डिस्कशन हुई है, तो वहां से आप उसको देख सकते हैं। और ये सारे इंटरव्यू में पूछे गए सवालात के वहां पर मैंने जवाब आपको दिए हुए हैं। तो मेरी यही कोशिश है मैं जब प्रेपरेशन करवाऊं आपको साथ साथ इंटरव्यू की तैयारी भी साथ साथ करवाता जाऊं। और इसके अलावा जो वो पीडीएफ नोट्स हैं इंटरव्यू के, वो भी मैं आपको साथ साथ प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर आपके पास कोई इंटरव्यू के क्वेश्चन है तो वो आप ग्रुप में पूछ लिया करें,
तो उसका फिर जो PDF नोट्स है वो फिर मैं आपको बना के दे दिया करूंगा, ठीक है। इट शोज दैट स्टैटिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट विद इन द डाइलेक्ट्रिक। जैसे अभी सादिया ने सवाल किया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर वो इंड्यूस क्यों नहीं हो सकता, तो अब मैंने बताया, यहाँ पर वो बता रहा है कि यहाँ पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, चार्जेस यहाँ पर स्टैटिक होते हैं, वो चार्जेस मूव यहाँ पर नहीं करते क्योंकि आपने चार्जेस को बांध दिया है। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द वेरियस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। जब आप डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो आपकी जो फोर्स है वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। कितनी डिक्रीज होती है, ई नॉट ई आर टाइम्स वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज हो जाता है। 2 MCQ, तीसरा MCQ, आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज, लेकिन जो कैपेसिटेंस है वो भी डिक्रीज। कैपेसिटेंस तो इंक्रीज करनी चाहिए, कैपेसिटेंस इंक्रीज करती है, वो डिक्रीज नहीं करती। ये गलत लिखा हुआ है, ये ई आर ऊपर आएगा। तो जब आप डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं फोर्स भी डिक्रीज, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू ई होता है, क्योंकि यहाँ पर हम स्टैटिक पढ़ रहे हैं ना, तो ये फॉर्मूला होता है क्यू ई। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है, अभी मैंने आपको बताया कि जो मीडियम का जो फील्ड, मीडियम के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंड्यूस हो जाता है। तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करता है, उसका अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होता है, तो लिहाजा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमेशा डिक्रीज होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुआ तो जो फोर्स है वो भी क्या होगी, वो भी डिक्रीज हो गई, ठीक है। पोटेंशियल डिक्रीज कैसे होता है, आपने पढ़ा था, E इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा V ओवर डेल्टा R। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिक्रीज हो रहा है तो आपका जो पोटेंशियल है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा, दिस वन। लेकिन जो कैपेसिटेंस है वो आपकी इंक्रीज होती है, क्योंकि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ए ई नॉट ई आर, ये फॉर्मूला होता है, डिवाइडेड बाय डी। तो ई आर क्या कर देता है, उसको इंक्रीज कर देता है। और ये हमने एनालिटिकल भी देखा था कि किस तरह जो डाइलेक्ट्रिक वो कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है। नेक्स्ट है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। हाँ जी, पोटेंशियल अमोंग द प्लेट्स है। Energy stored in a capacitor. Charge on the plate of a capacitor possesses electrical potential energy because of the work done to deposit the charge on the plate. ये भी मैंने आपको बताया था कि बैटरी को क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ द चार्जेस। तो कितना चार्ज स्टोर होता है, हाफ क्यू वी। तो हाफ सी वी स्क्वेयर हाफ क्यू स्क्वेयर ओवर सी। एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो ये भी फार्मूला हमारा बन जाता है, ये भी फार्मूला बन जाता है, ये भी फार्मूला, ये सारे आपने इसके डिफरेंट फॉर्म्स को आपने याद करना है। और ये फार्मूला एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज्ड कंडक्टर इज। तो ये सारे ही रिलेशनशिप ठीक है, क्योंकि हाफ क्यू भी होता है, सी वी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर ओवर सी, ये सारे रिलेशनशिप दुरुस्त है। नेक्स्ट है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। phenomenon to charge a capacitor, टर्मिनल वोल्टेज C इज इक्वल टू द सोर्स वोल्टेज V। जो बैटरी का वोल्टेज है, जब वो सोर्स वोल्टेज आपस में इक्वल हो जाती हैं तो तब हमारा जो कैपेसिटर वो चार्ज करना बंद कर देता है। कैपेसिटर एक्ट एज ओपन सर्किट टू डायरेक्ट करंट। तो अगर आप डायरेक्ट करंट आप कैपेसिटर को देते हैं तो उसके लिए जो रेजिस्टेंस है वो क्या होती है, वो इनफाइनाइट होती है। कैपेसिटर इज चार्ज बाय द इंडक्शन प्रोसेस। इंडक्शन क्या होता है, आपने उनको टच आपने नहीं करना, अगर क्योंकि कंडक्शन का मतलब होता है टच करना चार्ज
कि दो बॉडीज को आप टच कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपने टच आपने नहीं करना। एक प्लेट यहाँ पर होती है और एक प्लेट यहाँ पर होती है, इन दोनों प्लेट्स को आपने टच नहीं करने, इसको बोलते हैं इंडक्शन। Phenomenon to discharge a capacitor, charging and discharging happen exponentially। यानी कि ये जो ग्राफ इस तरह होता है एक्सपोनेंशियली, ई की पावर पे डिपेंड करती है। कैपेसिटर स्टोर डीसी को स्टोर करता है, लेकिन एसी को स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर एक हाफ साइकिल में अगर पॉजिटिव प्लेट चार्ज एक प्लेट पर, तो जो नेगेटिव हाफ साइकिल होगा उस प्लेट पर फिर आज क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो चार्ज स्टोर नहीं होंगे। स्टोर करता है डीसी को, कंडक्ट एसी को करता है। तो डीसी को ये कैपेसिटर अपने अंदर से पास नहीं होने देता, क्योंकि पास नहीं होने देता तभी तो स्टोर कर लेता है। अगर पास होने दे तो फिर तो वो स्टोर ना कर पाए। तो ये आपके दोनों इंटरव्यू के भी क्वेश्चन है और एमसीक्यू भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर नीड इनफाइनाइट टाइम, मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर कभी भी फुली चार्ज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर पे जो चार्जेस मौजूद हैं वो क्या करते हैं, वो रिपेल करती हैं। तो चार्जिंग में भी कैपेसिटर क्या लेता है, इनफाइनाइट टाइम लेता है, और डिस्चार्जिंग में भी इनफाइनाइट टाइम लेता है। यानी कि डिस्चार्जिंग का तो आई थिंक इसका कंफर्म करना पड़ेगा, ये सही लिखा है या इसमें कोई मिस्टेक है। चार्ज डिस्चार्जिंग का मैं आपको बता दूंगा कंफर्म करके। टाइम कांस्टेंट के बारे में इंटरव्यू में पूछा जाता है। ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर। तो डिफरेंट वे में आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि टा हमारा किसके इक्वल होता है, आर सी। तो वो आर सी है, ये इसके बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी आए हुए हैं। आर का यूनिट क्या होता है, ओहम, और कैपेसिटर का क्या होता है, फैरेड। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, द मल्टीपल द प्रोडक्ट ऑफ ओम एंड फैरेड इज कॉल्ड टाइम, क्योंकि वो टाइम की इक्वल है। फिर आपसे ये पूछ सकता है कि टा सेकंड ओवर ओहम किसके इक्वल होता है। तो सेकंड ओवर ओहम किसके इक्वल होता है, फैरेड के। तो डिफरेंट वे में ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हैं। तो इस फार्मूले से ये सारे क्वेश्चन निकलती हैं। इसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। ये होता क्या है, द टाइम रिक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज अप टू 0.363 टाइम्स द इक्विलिब्रियम चार्ज। 63% कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर करने के लिए कितना टाइम इसको रिक्वायर्ड होता है कैपेसिटर को, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। 5 टाइम कांस्टेंट रिक्वायर्ड होते हैं कैपेसिटर को फुली चार्ज करने के लिए। और हमने पढ़ा था कैपेसिटर प्रैक्टिकली फुली चार्ज नहीं हो सकते, लेकिन आइडियली फुली चार्ज हो जाते हैं। आइडियली अगर आपने फुली चार्ज करना है तो कितने आपको टाइम कांस्टेंट की जरूरत होगी, 5। टाइम रीचेज इट्स इक्विलिब्रियम वैल्यू सूनर व्हेन द टाइम कांस्टेंट इज स्मॉलर। जब टाइम कांस्टेंट आपका स्मॉलर होगा तो आप बहुत जल्दी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे आप मतलब 63% आप चार्ज पे पहुंच जाएंगे। अगर आपका टाइम कांस्टेंट आपने बढ़ा रखा है तो फिर उसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो अब देख लें यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और यहाँ पे कैपेसिटर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। ये जो दोनों ग्राफ है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ठीक है। तो जब डिस्चार्ज होता है तब 37% जितना टाइम वो डिस्चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट। और जब चार्जिंग होते है तब हम कितना लेते हैं, 63%। तो बाकी स्कैम सी क्यों रह गई हैं, तो कल फिर हम स्कैम सी यूज करेंगे। ठीक है। या फिर हम इस तरह करते हैं कि ये एमसीक्यू आपने खुद करने हैं या मैं करवा दूंगा। तो कोई सवाल है पूछने थे, नहीं तो फिर मैं मीटिंग एंड करने लगा हूँ। कल ये जो एमसीक्यू रह गए कल के लेक्चर में सिर्फ हम एमसीक्यू पे डिस्कस कर लेंगे। सर जी, ये क्वेश्चन था कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के अंदर जो हम इलेक्ट्रॉन गन यूज करते हैं उसके अंदर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होती है। तो क्या एक वक्त ऐसा नहीं है कि उस जो टंगस्टन मटेरियल उससे सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएं? नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं निकल सकते, क्योंकि आप देख सकते हैं एक एटम में, एक डॉट में 10 लाख एटम होते हैं। तो फिर आप वो जो टंगस्टन फिलामेंट उसमें कितने एटम्स होंगे आप काउंट कर सकते हैं।
नो सर। अगर इलेक्ट्रॉन आप खत निकाल दे तो एटम का वजूद खत्म नहीं हो जाएगा? तो जब एटम का वजूद खत्म हो जाएगा तो वो जो मटेरियल है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया, क्योंकि जो हर चीज़ है वो किससे मिलकर बनी है? एटम से मिलकर बनी है। और एटम का वजूद होगा तो ये पूरी कायनात वजूद में है। अगर एटम का वजूद खत्म हो गया, ये तो बात, ये सवाल पूछा गया था ये रदरफोर्ड से, या जे थॉमसन से, पता नहीं, या रदरफोर्ड से। उसने यही सवाल उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। उसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये चले हम वो बाद की बातें हैं, उससे फिर डिस्कशन लंबी हो जानी, क्योंकि ये बड़ा डिटेल टॉपिक है। कोई और सवाल? रदरफोर्ड, ठीक है। चलें ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।